एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। माय नेम इज़ मैत्री और मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर और मैं लेकर आ गई हूं बिल्कुल नया वीडियो ऑन द टॉपिक इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी अपने घर में बेटर होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और पढ़ाई के साथ साथ जो भी आपके को करिकुलम शौक हैं, जो आपकी हॉबीज़ हैं, आप वो भी मुझे बता सकते हैं, फिर मैं आपको मेरी हॉबीज़ भी बताऊँगी। चलिए, विद दैट नोट लेट्स स्टार्ट विथ आवर टुडेज वीडियो। एंड हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जिसके पहले 2 पार्ट आप देख चुके हैं। आपने देखा है कि हाउ कैन वी इम्प्रूव द वेराइटी ऑफ द क्रॉप्स, कैसे हम प्रोडक्टिविटी मैनेज कर सकते हैं और उसके बाद फिर हम कैसे क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो अब हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो फूड होता है उसके सोर्सेस सिर्फ प्लांट्स नहीं हैं, उसके सोर्सेस एनिमल्स भी हैं, ठीक है। तो एनिमल के बारे में अब हम बात करेंगे इन द टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री। व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री बेसिकली एंड व्हाई इट इज नीडेड, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री जैसे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं और राजा महाराजा के टाइम से डोमेस्टिकेशन चला आ रहा है। हम कितने एंशिएंट टाइम्स में ये चीज़ें हमने सुनी है, पढ़ी हैं कि पर्टिकुलर एनिमल की रियरिंग ब्रीडिंग करते थे, इस पर्टिकुलर जानवर को राजा पालते थे या फिर फार्मर्स भी रखते हैं, ठीक है। पर साइंटिफिकली ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें अब ड्यू टू एडवांसमेंट हमें समझ में आ रही हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री इज बेसिकली द प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है, जिसमें आप एनिमल्स की रियरिंग ब्रीडिंग सभी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। रादर देन रियरिंग एंड ब्रीडिंग आप और क्या ध्यान रख रहे हैं, उनके क्लीनलीनेस का, उनकी बाकी सारी चीज़ों का जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। सो एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक्स, राइट, and we are taking care of their feeding, their like place where they are living, and to provide them disease free environment. Okay, now animals which we will be learning, जिनकी रियरिंग ब्रीडिंग हम करते हैं वो क्या है, सबसे पहले कैटल्स हैं, कैटल्स में आ जाएंगी गोट, शिप, ठीक है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं पोल्ट्री की, पोल्ट्री में आ जाते हैं सारे बर्ड्स। देन फिश फार्मिंग, फिश फार्मिंग के अलावा हम बी कीपिंग की भी बात करेंगे इस चैप्टर में। बी कीपिंग द प्रोसेस कॉल्ड एपीकल्चर। ओके, सो एनिमल बेस्ड फार्मिंग में हम कैटल फार्मिंग पढ़ते हैं, हम पोल्ट्री फार्मिंग पढ़ते हैं, हम फिश फार्मिंग पढ़ते हैं एंड रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ हनी बीज भी पढ़ेंगे, राइट। सो हमारा पर्पस, होल पर्पस क्या है कि हम एनिमल्स को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर पाएँ जिससे हमारी नीड्स फुलफिल हो, ठीक है। एज यू नो पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, सो डिमांड ऑफ फूड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो व्हाट इज आवर रोल, हमारा रोल क्या है, हमको ये जो डिमांड है इसको फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेस हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसे प्रॉपरली अप टू डेट रखना है, ठीक है। सो लाइफ स्टॉक्स जो रहते हैं वो हमें हमारे फूड्स की नीड को फुलफिल करने में हेल्प करते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग इज रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ कैटल्स। ओके, कैटल में आ जाते हैं काउ, बफेलो, गोट, इवन हॉर्सेस, दे आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ कैटल्स। अब कैटल्स जो होते हैं इसमें हम 2 तरह के जानवरों की रियरिंग और ब्रीडिंग करते हैं, जैसे कि मिल्च एनिमल्स एंड वी विल टॉक अबाउट ड्रॉट एनिमल्स। मिल्च एनिमल्स की जो रियरिंग एंड ब्रीडिंग हो रही है उसको हम बोलते हैं डेयरी फार्मिंग, ठीक है। मिल्च कैटल्स वो होते हैं जो आपकी मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, विच आर प्रोड्यूसिंग मिल्क, एंड ड्रॉट कैटल्स वो हैं जिनको आप लेबर के लिए यूज कर रहे हो, राइट। सो मिल्च आर मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स and draught are the ones which are used for the labor, right. So 2 तरह के कैटल्स की रियरिंग ब्रीडिंग हो रही है अंडर कैटल फार्मिंग। जब हम मिल्च एनिमल्स की बात करते हैं तो हम प्रिसाइजली डेयरी फार्मिंग की बात कर रहे हैं और ड्रॉट एनिमल्स आर कमिंग अंडर द अदर पार्ट ऑफ दिस, ओके। लेकिन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, हाइजीन रिक्वायरमेंट सभी की सेम होती है, ठीक है। अब एज you know that the population is increasing, so the amount of milk that is available to us is not sufficient to fulfill the need. हमें हमारी मिल्क की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करनी है, जैसे हमने क्रॉप की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की थी,
ताकि हम मिल्क की डिमांड की नीड्स को फुलफिल कर पाएँ। तो वो भी हम हाइब्रिडाइजेशन से कर सकते हैं। एनिमल्स में भी हाइब्रिड प्रोड्यूस होती हैं। एनिमल्स विथ हायर यील्डिंग मिल्क क्रॉस्ड विथ cattle which are disease resistant, and we will get the cattle which are disease resistant as well as producing good amount of milk. The milk producing time period of the cattle is known as lactation period. यानी कि लैक्टेशन पीरियड कौन सा पीरियड है? जब कैटल मिल्क प्रोड्यूस कर रही है। ये जो पीरियड है ये कब से कब तक लास्ट करता है? दिस पीरियड लास्ट फ्रॉम द गिविंग ऑफ बर्थ टू द यंग वंस टू द अदर प्रेगनेंसी, यानी कि जब कैटल ने पार्चुरेशन यानी कि बेबी डिलीवर कर दिया है, काफ डिलीवर कर दिया है, उसके बाद से लेकर अगली प्रेगनेंसी तक जो फेज चलता है उसे हम लैक्टेशन पीरियड कहते हैं, और लैक्टेशन पीरियड में ही हमें मिल्क मिलता है, राइट। सो जो कैटल्स होती हैं उनकी रियरिंग ब्रीडिंग का प्रॉपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा लैक्टेशन पीरियड हमें मिले उसके लिए हमें सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है प्रिसाइज स्पीशीज़ ऑफ कैटल। जैसे कि हम बात करते हैं अगर ये ब्राउन स्विस एंड जर्सी, ये क्या है? ये एग्जॉटिक ब्रीड्स हैं। व्हाट आर एग्जॉटिक ब्रीड्स? वो ब्रीड्स जो कि आपको लोकली अवेलेबल नहीं है, उनको हम क्योंकि उनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा है, राइट। सो उनकी क्रॉसिंग हमने लोकल यानी इंडिजीनियस स्पीशीज़ से कराई, जैसे रेड सिंधी, साहीवाल, ठीक है। तो जब आप इनकी क्रॉस करते हो तो आपको मिलते हैं हाइब्रिड्स, ऐसे हाइब्रिड्स जिनके अंदर दोनों ही पेरेंट की क्वालिटी होती है। यहाँ भी हम जेनेटिकल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं क्योंकि क्रॉसिंग के बाद प्रिसाइसली आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेगा, इसके चांसेस प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर आप प्रिसाइज जीन मॉडिफाई करेंगे तो 100% रिजल्ट मिलता है। तो जेनेटिकल मॉडिफिकेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन आप सिर्फ प्लांट्स में ही नहीं, एनिमल्स में भी ऑब्जर्व करते हैं, राइट। सो लेट्स मूव अहेड एंड हैव अ लुक एट व्हाट ऑल थिंग्स यू शुड टेक केयर so that rearing and breeding of cattle can be done properly. Okay, so first thing first that you need to take care is about the hygiene. आपको भी पता है कि जहाँ हम रह रहे हैं अगर वहाँ साफ सफाई नहीं होगी तो क्या हम हेल्दी रह पाएंगे? We need to टेक केयर ऑफ सैनिटेशन अराउंड अस। हम जहाँ रहते हैं, हमारी सोसाइटी का सैनिटेशन, हमारा पर्सनल हाइजीन, हमें सबका ध्यान रखना पड़ता है। उसी तरह से अगर आप एनिमल्स की रियरिंग और ब्रीडिंग कर रहे हैं तो आपको उनके भी सैनिटेशन का, उनके भी हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आपको उन्हें क्लीन और वेल वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। सो क्लीनिनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, है ना। इट शुड बी गुड वेंटिलेटेड एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम हीट, रेन एंड कोल्ड। देयर हेयर शुड बी ब्रश्ड, ओके। मिट्टी वगैरह उनके हेयर्स में चिपकी हो उसको पूरी तरह से हटाना चाहिए। उन जहाँ पे आप उनको रख रहे हैं उसका जो फ्लोर हो वो स्लोपी होना चाहिए ताकि वाटर लॉगिंग यानी कि पानी एक जगह पर इकट्ठा ना हो, क्योंकि मॉइस्चर की वजह से माइक्रोब्स डेवलप होते हैं और ये माइक्रोब्स डिजीज़ कॉज करते हैं। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। इसके बाद फिर न्यूट्रिशन, जैसे कि हमने प्लांट्स में न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखा, हमें एनिमल्स को भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना ज़रूरी है, ठीक है। हम ऐसे ही कुछ भी उन्हें नहीं खिला सकते उनको, क्योंकि अल्टीमेटली जो मिल्क प्रोड्यूस होगा उसको कंज्यूम कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, राइट। तो उनके न्यूट्रिशन का अगर आप ध्यान रखेंगे तो अल्टीमेटली यू विल गेट न्यूट्रिएंट डाइट, ओके। सो 2 things to be included in their diet is first roughage. Roughage तो हम भी खाते हैं, right? Roughages are rich in fiber which are helping their gut to be healthy, है ना। So roughages उनके डाइट में precisely involve होने ही चाहिए। कॉन्क्रीट्स भी होने चाहिए जिसमें फैट्स, प्रोटीन, इन सभी की क्वांटिटी ज़्यादा हो। प्रोटीन इसलिए क्योंकि आपको भी पता है कि मिल्क में प्रोटीन का कंटेंट होता है, राइट। मिल्क में प्रोटीन का कंटेंट होता है, तो इसीलिए आपको इनके कॉन्क्रीट फूड का भी प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। इनको भी माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है इन द सफिशिएंट क्वांटिटी।
एनिमल्स चाहे वो कोई भी हो, अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स बॉडी में नहीं पहुंच रहे हैं तो ऑब्वियसली डेफिशिएंसी डिजीजेज आप ऑब्जर्व करेंगे, चाहे फिर वो कैटल हो चाहे फिर वो ह्यूमन हो। तो हमें उनके न्यूट्रिएंट्स का प्रॉपर ध्यान रखना ज़रूरी है। मेडिकेशन एक अनदर फैक्टर है जिसकी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्हें भी माइक्रोबियल इन्फेक्शंस होते हैं, इनकी स्किन पे पैरासाइटिक अटैक होते हैं। माइक्रोब्स जैसे कि एंथ्रैक्स, बैसिलस एंथ्रासिस नाम का एक बैक्टीरिया जो इन्हें एंथ्रैक्स जैसी बीमारी कॉज कर सकता है, तो इनके प्रॉपर मेडिकेशन की बहुत ज़रूरी है। तो आपको इनका भी टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी होता है। तो रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ कैटल्स में हमारा क्या रोल है? हम उन्हें साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट प्रोवाइड कर रहे हैं और उनके मेडिकेशन का ध्यान रखते हैं, तो वो हेल्दी सर्वाइव करेंगे और आपको आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह से कैटल फार्मिंग में हमने दो तरह के कैटल्स की रियरिंग ब्रीडिंग की है। एक आपको मिल्क प्रोवाइड करते हैं, दूसरे तरह के कैटल्स आर हेल्पफुल फॉर द लेबर वर्क। जो दूसरी तरह वाले कैटल्स हैं उनको हम ड्रॉट कहते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग कैटल्स को हम मिल्च एनिमल्स कहते हैं, राइट। नाउ वी हैव द अदर पार्ट ऑफ द टॉपिक इज पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग में आप रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ बर्ड्स करते हैं। बर्ड्स भी दो तरह के होते हैं, ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स। जैसे कि आपने कैटल फार्मिंग में दो तरह के बर्ड्स के बारे में, दो तरह के कैटल्स के बारे में पढ़ा था, यानी कि कौन से थे वो दो? मिल्च एंड ड्रॉट। यहाँ पे क्या है? दो तरह के बर्ड्स हैं, ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स। ओके, broilers are providing with meat, okay, and layers are providing you with egg. So rearing, breeding of birds comes under the category of poultry farming. Okay, now as we have done cross breeding in cattle farming, हमने cattle farming में cross breeding की थी ताकि हमें हमारा desired result मिले, ताकि हमें precise result मिले। उसी तरह से हम यहाँ भी क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं। यहाँ भी आपके पास एक्सोटिक और इंडिजीनियस स्पीशीज़ हैं। एक्सोटिक मैं फिर से बता देती हूँ, वो स्पीशीज़ जिन्हें आपने इंट्रोड्यूस करा है इनटू योर एनवायरनमेंट, विच दे आर नॉट बेसिकली बिलोंगिंग टू दिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। और इंडिजीनियस स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जो कि लोकल हैं। तो यहाँ बर्ड्स में भी है, वी हैव गॉट लेग हॉर्न जो कि एक एक्सोटिक स्पीशीज है, और इंडिजीनियस जो कि एसील। जब आप इनका क्रॉस करते हैं तो आप क्यों करते हैं? ताकि आप ये पर्टिकुलर डिज़ायरेबल ट्रेड्स को अटेन कर पाएँ। सबसे पहला, नंबर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ चिक्स। ओके, चीक्स की इम्प्रूव्ड क्वालिटी प्रोड्यूस हो रही है। ऑब्वियसली द नेक्स्ट जनरेशन विल हैव ऑल द गुड कैरेक्टर्स ऑफ देयर पेरेंट्स, राइट। देन ड्रॉप ब्रॉयलर्स पेरेंट कमर्शियल चिक प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं। समर अडाप्टेशन, यानी कि बर्ड्स में अडाप्टेशन की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। आपको पता है कि वो भी वार्म ब्लडेड है और उनको एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत इफेक्ट करते हैं। उनमें हाई टेम्परेचर टॉलरेंस डेवलप करा देते हैं क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से, जिसकी वजह से हमें उन्हें कम मेंटेन करना है। अब जब रिडक्शन इन द साइज ऑफ एग लेइंग बर्ड्स, जिसकी वजह से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन हो रहा है और मतलब उनका सस्टेनेंस चीपर होगा, राइट। और इसके अलावा आप इनको ज़्यादा यूटिलाइज कर पाओगे। देन वी हैव द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। एज वी हैव learned about the nutritional requirements of the कैटल्स की रियरिंग ब्रीडिंग के टाइम पे हमने उनके न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस की ध्यान रखा था। उसी तरह से यहाँ बर्ड्स के अंदर भी हमें उनकी न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स का फुलफिलमेंट का पूरा ध्यान रखना है। जैसे कि आप ब्रॉयलर्स को प्रोटीन रिच डाइट प्रोवाइड करेंगे बिकॉज मीट इज़ रिच इन प्रोटीन। ऑन द अदर हैंड जो लेयर्स होते हैं उन्हें कैल्शियम और प्रोटीन रिच डाइट, क्योंकि कैल्शियम क्यों ज़रूरी है? एग की शेल किससे बनी हुई है? कैल्शियम से बनी हुई है। सो न्यूट्रिशनल थिंग्स को मैचअप करना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो दे शुड ऑल्सो गेट ऑल द बैलेंस डाइट। देन वी विल टॉक अबाउट देयर हाइजीन।
एज हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम ऑल्सो। और बर्ड्स तो बहुत क्लोज रहती हैं, तो अगर एक बर्ड इन्फेक्टेड है तो दूसरे में इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इन्फेक्टेड बर्ड्स को जो दूसरे हेल्दी बर्ड्स हैं उनसे तुरंत अलग करना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। इसके अलावा उनके डिसइंफेक्टेंट्स आप स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि आप उनको रेगुलरली बात नहीं कराएंगे। उनकी जो जगह है जहां आप उनको रख रहे हैं, जैसे कि कैटल्स में हमने वेल वेंटिलेशन रूफिंग का ध्यान रखा था, यहाँ पे जगह स्पेशियस होनी चाहिए, एयरी होनी चाहिए, यहाँ भी वेंटिलेशन का हम पूरा ध्यान रखते हैं। बर्ड्स में भी वैक्सीनेशन होता है, क्योंकि बर्ड्स में भी डिजीजेस होते हैं और वो डिजीजेस ईजीली एक दूसरे को स्प्रेड होते हैं, इसलिए हमें यहाँ भी वैक्सीनेशन का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। सो इस तरह से आप कैटल फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में आज हमने पढ़ लिया। आई होप कि ये दोनों टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए हों, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन हेल्प यू विद दैम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग शिक्षास्त्र एजुकेशन। बाय, टेक केयर।